इस कॉन्वर्सेशन में आपको कर्नल रैना का ट्रू फौजी रूप दिखेगा। उन्होंने अभी अभी बताया वो बहुत व्यस्त थे आज, तो इसलिए बाहर खड़े होके इस भीषण ठंड में वो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। और मैंने कहा ये एक फौजी ही कर सकता था, क्योंकि इतनी ठंड में नॉर्मल आदमी तो हाथ जोड़ के बोलता भैया मैं फंस गया हूं कहीं पे, 2-4 दिन बाद अपन रीशेड्यूल कर लेते हैं। तो थैंक यू सर फॉर बीइंग अ ट्रू फौजी एंड इवन टुडे डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन इन योर लाइफ। सर मैं थैंक यू। सिर गंजा है तो हाँ ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है, बट ओके। बट आपका जो नेक्स्ट है बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लग रहा है थैंक सर यू। आपको पार्टी जा रही हो कोई बढ़िया सी आप आज। नहीं, मैं आज वर्ल्ड बुक फेयर में ना मेरे 2 सेशन थे, वहीं से आ रहा हूँ। लेट हो गया तो मैं बाहर ही रुक के आई सेड आई डू दिस। दिन को भी कैंसिल करना पड़ा तो आई वाज फीलिंग बैड। या सर मैंने आपके 2-4 ट्वीट्स देखे, मैं उसी से शुरू करना चाहता हूँ। उसका मैं एक ट्वीट तो मैं बहुत मुझे अच्छा लगा जिसमें आपने 4 पॉइंट्स मार्क डाउन कर दिए। मैं वो भी ट्वीट दिखाता हूँ, पर मैं शुरुआत उससे ये करना चाह रहा हूँ कि इफेक्टिवली आपने कहा है ईरान के पास बहुत ऑप्शंस हैं, ईरान वेनेजुएला नहीं है। और क्या अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ आपके ट्वीट के, यूएस फंस भी सकता है ईरान के अंदर जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है? बिल्कुल। आप देखिए, कैपेबिलिटी देखनी चाहिए ना। वेनेजुएला तो आपके बैकयार्ड में था, आपने गुंडागर्दी कर दी, वहां के गार्ड्स को पैसा कराया, चीफ ऑफ स्टाफ को खरीद लिया और जाके फिर आपने जो किया किया। थोड़ा फिक्स था, थोड़ा जो भी था। ईरान 45 साल से सैंक्शंस के नीचे रहा है, अभी भी है। फौज में कहते हैं कि दुश्मन को मारो, लेकिन इतना उसको कॉर्नर में मत धकेलो कि वो लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। अगर भाग रहा है ना तो कई बार दुश्मन को भाग देना चाहिए। तो ईरान ने 45 साल में सीख लिया। हम तो आत्मनिर्भरता आपकी बात कर रहे हैं ना 10 साल से, वो तो 45 ईयर से आत्मनिर्भर ही है। और उसके साथ में जो डिक्लाइनिंग पावर अमेरिका की आप देखें, जो उनके अंदर क्यास मचा हुआ है, जो वेनेजुएला का तो छोड़ो, अगर वो ग्रीनलैंड के अंदर घुस गया तो यूरोपियन यूनियन जो उसके साथ अपोजिट खड़ी होगी, तो आपके यूरोप के सारे बेस अगर बंद हो गए तो आप बताइए कि आपको अमेरिकन मेनलैंड से उठ के आना है और ईरान में लड़ना है, उसके बैकयार्ड में। बूट्स ऑन ग्राउंड आप डाल नहीं सकते, बिकॉज बॉडी बैग इतने हो जाएंगे कि आपके जहाजों की सीटें खत्म, मतलब जगह बचेगी नहीं। तो आप क्या करोगे? बम्बार्ड करोगे। अब बम्बार्ड करके ना ईरान जैसे देश को तबाह नहीं कर सकते। आप ये मानिए कि अगर हमारा नॉर्थ इंडिया सारा हो और कोई हमें गोले फेंकने लगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना, बिल्डिंग गिरेंगी। देश नहीं तपते। देशों को कैप्चर करने के लिए आपको बूट उतारने पड़ते हैं ग्राउंड पे। और ये कोई छोटा सा देश वेनेजुएला या इजराइल जितना छोटा देश नहीं कि आपने फौज भेजी और कैप्चर कर लिया। आपने देखा कि इराक में ये गुस्से थे, एडी पूरी इनकी डोमिनेंट थी, एयरफोर्स पूरी डोमिनेंट थी, वो आगे से बेचारे गोली भी नहीं चला रहे थे। वो सिनेरियो इराक में नहीं, ईरान में नहीं है। और ईरान के पास न्यूक्लियर का इनको डर पहले ही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि, और उस पर बड़ा रिएक्शन आया उस ट्वीट पे। लोगों ने कहा ओ चाइना नहीं हेल्प करता किसी की। भाई हमें पता है चाइना किसी की हेल्प नहीं करता। आप म्यूट पे हो शायद, करण आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा तो चलो मैं वो ट्वीट डालने वाला हूँ क्योंकि इट इज अ ट्वीट पीपल शुड रीड। ओके, तो भाई चाइना उसको फेवर थोड़ी कर रहा है, रशिया फेवर थोड़ी कर रहा है ईरान को हेल्प करके। सीरिया से इन दोनों के पैर उखड़ गए क्योंकि वो बुरी तरह से उलझा हुआ था रशिया ऊपर, और चाइना की पॉलिसी वो लड़ता नहीं ओपनली। तो अगर ये भी निकल गया हाथ से, इराक पहले ही खत्म है। तो इनकी जो वार्म वाटर का एक्सेस का जो सपना है ना, देखो रशिया की जो ऊपर वाली कोस्ट है जमी रहती है सर्दियों में, आर्कटिक अब पिघलना शुरू हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के लिए इंपॉर्टेंट है ईरान। तो वो उसकी मदद इसलिए नहीं करेंगे कि उनको प्यार है ईरान से। कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता, हम सब समझते हैं। लेकिन आप देखो स्टारलिंक किसने जैम किया? ईरान ने किया है। स्टारलिंक जैम करके चाइना ने अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ मारा है, क्योंकि ये मैसेजिंग है कि तू बड़ा बॉस बनता है तो लोगों को भड़काता है, चल तेरा स्टारलिंक जैम, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बांग्लादेश, नेपाल, इवन यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, इसमें सब में स्टारलिंक ने अपना गेम खेली है, उसको जैम कर दिया। चाइना की पहले रशियन के लिए कह रहे थे, फिर चाइना के लिए कह रहे थे। तो मैं ये कहता हूं कि वो जो अपनी सपोर्ट है ना, सपोर्ट कैसे है कि रशिया, सबको पता है कि रशिया ने पिछले जून के महीने के अटैक के बाद ईरान का एयर डिफेंस को फिक्स किया है। जब वो आए थे बॉम्बिंग करने के लिए अमेरिकन, तो ईरान का एयर डिफेंस जीरो था, ऑलमोस्ट जीरो। और अब स्टेल्थ बॉम्बर को वैसे कैपेबिलिटी उनके पास थी नहीं। ईरान की अपनी शक्ति समझिए ना आप। इसको सपोर्ट चाहिए, यूएन में इसको रशिया और चाइना सपोर्ट दे देंगे। टेक्नोलॉजी चाइना दे रहा है। एडी रशिया ने ईरान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है प्रॉपर, और पार्लियामेंट ने उसको, ईरानी पार्लियामेंट ने उसको ओके किया है, रेटिफाई किया है। आप इनकी जो मिसाइल्स हैं, वो जो फायर की गई थी इसराइल के ऊपर पिछली बार सेकंड राउंड में, उन्होंने इसराइल के आयरन डोम को पेनिट्रेट कर दिया था। आयरन डोम जो कि 90% इफेक्टिव हुआ करता था,
सेकंड राउंड खत्म होते होते 50-60s में आ गया था। तो जब आपका देश इतना छोटा हो कि आपको आती हुई मिसाइल के टाइम पे अपने सारे F-35 को एयरबॉर्न करना पड़े कि जमीन पे होंगे तो ठुक जाएंगे, और आपके नेबरहुड में कोई आपको दोस्त नहीं जहां आपके जहाज लैंड कर पाए, तो इसराइल की तो खटिया खड़ी है। ईरान टूटे, देखो जो मैंने देखा ना उसमें उसमें मैंने नहीं लिखा अंडरस्टूड, अगर ईरान ऐसा करेगा तो ईरान की ठुकाई होगी, अमेरिका फिर पूरी जोर लगाएगा तबाह करने के लिए। पर अगर वो तबाह करने आपको आ ही रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए आपको पता है कि अगर मैं बैठा रहा तो मैं ठुकूंगा और अपने हिसाब से मारेंगे, तो मैं उनको अपसेट तो करूं कम से कम। तो ये एज ए फौजी ये मेरा मानना है और सोचना है, बाकी क्या होता देखी जाएगी ये पॉसिबिलिटी। और आज शाम की खबर है आधा घंटा पहले की कि यूएस ने अपने बेसिस खाली कराने शुरू कर दिए हैं। सर मैं उस पे भी आता हूँ क्योंकि आपने जो बात कही ना इसराइल पे, मैं आज दोपहर को ही मिस्टर कन्वल सिब्बल फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी से यही पॉडकास्ट करा था। उन्होंने उन्होंने भी सेम बात बोली इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लोग, आई एम अ ह्यूज ह्यूज सपोर्टर ऑफ इसराइल बट मिलिट्री सपोर्ट पे नहीं है, असेसमेंट पे है। तो वो कह रहे थे कि इसराइल में बहुत डैमेज हुआ है, जो लोग समझ नहीं रहे ईरान ने जो किया है, जो आप भी कह रहे हो कि बहुत डैमेज हुआ है इसराइल के अंदर। ऐसा नहीं है कि पूरा ईरान को उन्होंने ठोक दिया था और इसराइल में कुछ नुकसान नहीं हुआ। और ये बात फैक्टर इन कर ली होगी इसराइल ने भी और यूएस ने भी। कई बार आप भी सरप्राइज होते हो कि आपको लगता है आपका एकदम आयरन डोम सुरक्षित है, एंड व्हेन यू गो टू बैटल, वो जो मोहम्मद अली कहता था सबके बेस्ट प्लान्स होते हैं जब तक मुक्का नहीं पड़ता मुंह पे, या टाइसन कहता था, नाक कोई पे। कहता था। वही एब्सोल्युटली बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और आप ये भी देखें इश्करण जी कि ईरान ने बोला है और ये सच है कि बेस्ट मिसाइल तो उन्होंने यूज ही नहीं की अभी। देखिए एस्टिमेट क्या है, 12,000 से लेके 50,000 के बीच में बात करते हैं लोग, मिसाइल जो अच्छे वाली हैं, जो इनकी मल्टीपल हेड वाली हैं, हाइपरसोनिक हैं, वो तो अभी इसने 1 या 2 यूज की थी। एक हाइपरसोनिक मिसाइल आती है, इतनी स्पीड पे आते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर डिफरेंट टारगेट्स वो हिट करती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए आप जो मिसाइल फायर कर रहे हो आयरन डोम के अंदर से, वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आफ्टर वाइल आप उसको कर ही नहीं सकते। तो इसमें होगा क्या, देखो ईरान विल सर्वाइव, डिस्ट्रॉय भी, जापान भी डिस्ट्रॉय किया था न्यूक्लियर मार के, जापान कहाँ पहुंच गया, ईरान विल सर्वाइव। सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ा देश है, पहाड़ियां भी हैं, पानी भी है, तेल भी है, समुद्र भी है, सब कुछ उसके पास। इसराइल का भट्ठा बैठ जाएगा और इसराइल रिपेयर नहीं कर, देखो इसराइल इज जस्ट अ सिटी, एक बड़ा जो हमारे महानगरी हैं जैसे बॉम्बे दिल्ली, इस हिसाब का तो शहर है वो। और आपने देखा जो पिछली बार तबाही मची, जो कि बाद में वेस्टर्न मीडिया ने उसको पूरा कवर अप कर दिया, छुपा छुपू दिया, बट जो फॉलो कर रहे थे रेगुलरली वी न्यू कि मिसाइल जाके हिट कर रही है उनके उनके हेडक्वार्टर्स के बगल में गिरी, जाके सिविल सोसाइटीज में गिरी, बिकॉज उनके हर हर इजरायली फौजी है, टेक्निकली आप हर टारगेट को हिट कर सकते हो। तो ईरान बर्बाद होगा, तबाह होगा, लेकिन रिकवर कर जाएगा। इतनी दूर बैठ के यूएसए बिना अपने बूट्स उतारे ग्राउंड पे उसको कितना क्या कर लेगा। और ये इनकी सिर्फ लड़ाई सारी रिमोट वाली लड़ाई है, ये मिसाइल और एयर अटैक करेंगे। और आप ये ना भूलें कि जब इनकी जो समुद्री फ्लीट आती है ईरान को डोमिनेट करने के लिए, तो हूतीज ने पिछली बार अमेरिका के समुद्री बेड़े का इतना भूत बनाया था कि वो रेड सी के पिछले कोने में जाके छुप गया था। और ये जो आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था अंडर सी ड्रोन्स का, जिसमें 50-60 ड्रोन इकट्ठे जाते हैं सोलर पावर्ड, और वो सबमरीन्स को ठोक देते हैं, शिप तो छोड़ो आप, उसको कैसे इंटरसेप्ट करोगे। तो अमेरिका की पावर हमें समझना चाहिए बेसिकली सी बेस्ड है। दुनिया की सारी वर्ल्ड पावर, ये फैक्ट है कि आपको प्रोजेक्ट करना आपको सी बेस ही करना पड़ता है। उसके ऊपर आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसी में आपके जहाज उड़ते हैं, उसी पे आपकी मिसाइल्स हैं, उसी के ऊपर सब कुछ है, आपकी हैवी आरटी है। इनकी जो हैवी आरटी है शिप पे, वो एक गोला 800 किलो का, मतलब एक मारुति कार को फायर करती है हर बार अमेरिका की। लेकिन अगले को भी पता ना कि आपकी वल्नरेबिलिटी, समुद्र में आप वल्नरेबल भी हो, तो आप एयर एयर डिफेंस लगा के बैठे होगे, ऊपर से मिसाइल ना आए, नीचे से आ गया क्या करोगे, वो ड्रोन का एक पूरा ग्रुप आ जाए, बारात आ जाए 50-60 की, कितने इंटरसेप्ट करोगे। सो इट्स नॉट दैट इजी। वो टेक्नोलॉजी रशिया के पास भी है और चाइना के पास भी है। तो अगर उन दोनों के पास है तो उन्होंने लड़ना थोड़ी है आके, उन्होंने ईरान को देनी है, ये उन्होंने हूतीज को देनी है। चाइना कभी लड़ाई नहीं लड़ता, अपनी नहीं लड़ता, दूसरों की कहां से लड़ेगा। तो वो लोगों को ट्वीट किए, उनको समझ नहीं आई, और लोगों ने ये भी कहा कि आप उसको नेटो को इकट्ठा अगर आप करोगे, ईरान ऐसा करेगा तो नेटो पूरा जुट जाएगा जो टूट रहा है। ईरान तब करेगा जब उसको पता होगा कब करना है। लेट्स ग्रांट देम दैट मच। वो भी एक देश है, 45 साल से सैंक्शन लड़ने के बावजूद दे लिविंग वेरी गुड लाइफ। ईरान की लाइफ इतनी माड़ी नहीं है, वो ठीक है इस्लाम का जो है, अदरवाइज उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है 45 साल के सैंक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा है। सर जो जी आप कह रहे हो नेवल पावर, नेवल पावर तो हिस्टोरिकली ब्रिटेन चाइना जैसे बड़े देश को कंट्रोल कर लेता था, भारत को, क्योंकि उनको पता था कि भैया हमारी वॉरशिप्स आ रही हैं, वो उठा के चाइना डिस्ट्रॉय कर देंगी, इंडिया डिस्ट्रॉय कर देंगी, कोस्टल सिटीज कर देंगी। तो उनकी जो शिप से लड़ने का तो, या जब वो वेस्ट इंडीज जाते थे, वो तो हिस्टोरिकली रहा है कि शिप पावर है, बट उसके सोल्यूशंस भी थे और बहुत देशों ने वो अपनाए उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, अब के भी हिसाब से।
पर सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो आपने स्टारलिंक की बात करी, क्योंकि वो एकदम इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे है, फिर मैं वापस ईरान को जाना चाहता हूँ। इंडिया ने जब स्टारलिंक के अप्रूवल्स नहीं दिए, बहुत लोग भारत में चिल्लाए कि एलॉन मस्क की कंपनी है, स्टारलिंक है, यूएस से है, कम्युनिकेशन रूरल इंडिया में बहुत आसान हो जाएगी, हम टेलीफोन कनेक्शन बहुत दे चुके हैं, वर्ल्ड में मैं बेस्ट मानता हूं पेनिट्रेशन के हिसाब से, डाटा के हिसाब से। पर बहुत बड़ी लॉबी एक स्टारलिंक के फेवर में बोली थी। मैंने इस पर डीप थॉट नहीं किया, हो सकता है सोचता तो आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हो, बट उस समय लग रहा था एक इट्स अ टेक्नोलॉजिकल थिंग। अब लग रहा है ये टेक्नोलॉजिकल थिंग नहीं है, ये तो ट्रोजन हॉर्स है। ये तो जब आपके देश में प्रॉब्लम आएगी, आप जम्मू कश्मीर में कितनी बार इंटरनेट डाउन करते हो, एक कंपनी आके बोलती है भैया वीपीएन मेरा मिरर के फॉर्म में है, छुपा लो, सिक्योरिटी एजेंसी आएगी वो वीपीएन देख नहीं पाएगी। यहाँ तो स्टारलिंक तो डैडी है वीपीएन का। तो ये कई बार हम अपने बाबुओं को बोलते हैं कि अरे ये सुस्ती कर रहे हैं, या कुछ ने बोला कि बिजनेस हाउसेस नहीं आने दे रहे क्योंकि उनको चाहिए उनके जो टेलीफोन कनेक्शन है तो बिजनेस। बट नाउ दैट यू सी समटाइम्स इंडियन ब्यूरोक्रेसी, जिसको मैं रोज, और यानी आपका व्यू, रोज लोग लड़ाते हैं, कई बार वो ठीक भी करती है। नहीं नहीं, ठीक करना होता तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी पैदा करते, अपने सैटेलाइट लॉन्च करो। देखो ठीक करना है तो वो है, बट गवर्नमेंट सैलरी पे इनोवेशन नहीं हो रही सर। हाँ ये इशू है, क्योंकि मैं खुद ऐसे इलाके में रहता हूँ, हिमाचल में मेरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता। जब स्टारलिंक आया तो मुझे भी लगा कि यार ठीक है, एटलीस्ट आप, जैसे मेरा लिखने पढ़ने का काम है, अभी जैसे मैं निकल जाता हूँ तो दुनिया से कट जाता हूँ। जब शहरों में हूँ तो आपसे बात होगी, कभी किसी से बात होगी, तो और जो मैं लिखना हूँ उसमें रिसर्च के लिए मेरे को नेट चाहिए होता है। तो मैंने भी एक डिसाइड कर लिया था कि ठीक है यार मैं नेट ले लूंगा। अच्छी बात ये थी कि जो स्टारलिंक आ रहा था उसमें दो, एक तो इन्होंने सेफ्टी प्रोविजन रखे हुए हैं, आई एग्री, बट कॉस्ट काफी हाई है। कॉस्ट हाई का ये मतलब है कि फिर वो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे जब उनके पास जियो या बाकी है। बट ये भी बात सही है कि अगर अमेरिकन हमें तोड़ना है तो उस कॉस्ट को वो लो भी करेगा, उस कॉस्ट को वो फ्री भी कर देगा और वो पहुंचा देगा, वो रिस्क। और हमने देखा है, अब देख के आंख बंद करें तो गलत है। तो ठीक है, किसी ने कहा था ना कि एक अमेरिकन आया था बड़े साल पहले पता करने की, उसको बोला क्यों आया तो भारत में, कहता मैं देखने आया हूँ कि कहते हैं भारत में भगवान है, हमारे तो वहां है नहीं, तो भारत में मैंने सुना था भगवान है तो मैं आया था देखने के लिए। बोला क्या देखा, बोला है, बोला क्या, बोला भगवान के सारे चल रही है। तो ब्यूरोक्रेसी जो आपकी तो बात है ना, भगवान ब्यूरोक्रेसी। भरोसे, मैंने बोला ही कि ब्यूरोक्रेसी ने जो भी किया, इसमें आपको एक पॉज ने ना वो या एडवांटेज दे दिया समझने का कि इट इज नॉट के रिमोट एरिया में, आप माउंटेन्स में है, कोई देहात में है, कि टेक्नोलॉजी शुरू में महंगी है वो तो फ्री भी कर देंगे, जैसे आप भी कह रहे हो, उनको लगेगा कि भैया हमारा मिलिट्री पर्सपेक्टिव है तो फ्री कर देंगे। बट ये बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है, सोचना पड़ेगा इसको लेने के लिए। अब सर मैं थोड़ा आपके ट्वीट पे आना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आप चाइना रशिया पे बहुत चीजें आई हैं और लंबा ट्वीट है, इसमें बहुत रिएक्शन भी आए हैं। इफ आई एम ईरान, माई चाइनीज फ्रेंड्स अश्योर मी, माई रशियन फ्रेंड्स स्टैंड बाय मी, I will hit all US bases in West Asia, Israel, before the orange gram could hit the green button. Reasons: I am not internally as vulnerable as June 2। सर पहले तो मैं आपकी जो स्टेटमेंट पे आता हूँ, रीजंस पे बाद में आना चाहूंगा मैं। चाइना का सपोर्ट चाहिए, रशिया का सपोर्ट चाहिए और यूएस की बेसिस हिट करना चाहिए। इससे मैं एक और बात जोड़ता हूं, फिर मैं आपका कमेंट चाहूंगा, जिसपे सऊदी अरेबिया, वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है, कह रहा है जाके यूएस को कि भैया प्लीज ईरान पे हमला मत कीजिए। वहां पे स्टेटमेंट आ रही है कि हम अपना एयर स्पेस नहीं यूज करने देंगे ईरान के लिए। अब सऊदी अरेबिया ईरान के हिस्टोरिक राइवलरी रही है, तो सऊदी अरेबिया ये स्टैंड क्यों ले रहा है? उसको क्या ये दया दिली आ रही है ईरान पे? कोई मोहब्बत नहीं होता इस लेवल पे ना। ईरान ने डिक्लेयर किया था पहले, पिछली बार जून से पहले, कि मेरे पे अटैक करोगे तो मैं सबसे पहले सऊदीज पे अटैक करूंगा, बिकॉज पता है यूएस मेनलैंड तो बहुत दूर है, इसको ठोकूंगा और सऊदी के पास डिफेंस है नहीं। और इसलिए जब वो अटैक हुआ बॉम्बर्स का, वो नूरा कुश्ती थी, वो सब टाइड अप था। ईरान को टाइम दिया गया तो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी खाली कर, ऊपर से गोले गोले मार के निकल गए, क्योंकि ईरान ने क्लियरली बोला था कि आप मेरे पे अटैक करोगे तो मैं आपके एलाइज पे अटैक करूंगा। तो ये उनको ये खतरा है और ये सच है। जब ये मरने पे आएगा ना, ये खुद तो डूबेगा, सबको साथ लेके डूबेगा। इसलिए गल्फ का गुंडा है ईरान, मैं इसको पहले ही बोलता हूँ, ये गल्फ का गुंडा है, वेस्ट एशिया का गुंडा है। तो ये रीजन है कि सऊदीज डरे हुए हैं। और आपको पता है जब ये सिविल अनरेस्ट फैलाने के लिए इन्होंने कुर्द भेजे, टर्की ने कुर्द भेजे सीरिया से। ओके, मैंने स्पेक्स नहीं पहनी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आप पढ़ देंगे क्या है ये? आप म्यूट हैं। सर आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद ओके सर आप कंप्लीट कर लो, फिर मैं दिखाऊंगा। सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट है इजराइल ईरान पे। ओके, तो आप देखिए कि नेटो का मेंबर है टर्की,
और इजराइल के बाद अमेरिका टर्की भी बहुत रिलाई करता है। जो सीरिया में हुआ टर्की ने करके दिया अमेरिका को, हालांकि दोनों तरफ से अमेरिका लड़ रहा था, कुर्दियों की तरफ से भी और एचटीएस की तरफ से। टर्की ने ईरान को वार्न किया कि 400 बंदे सीरिया, ईरान, इराक होते हुए आपके अंदर आ रहे हैं, कुर्द जो आपके कुर्दिस्तान मांगेंगे लड़ाई। तो टर्की की इंफॉर्मेशन पे ईरान ने उन सबको चेप दिया। क्योंकि देखो अमेरिका का गेम प्लान क्या है, शुरू से आप देखो, अपने घर से दूर आग रखो, अटलांटिक के परली साइड, पैसिफिक के परली साइड, दुनिया जाए भाड़ में, हम डिफेंस लड़ाई करवाएंगे, हथियार बेचेंगे और रीबिल्डिंग में पैसा कमाएंगे। जो पड़ोस में रहता है ना, जब वो कहता है कि चाइना से लड़ो, हम क्यों नहीं लड़ते भाई, वो हमारा पड़ोसी है। जियोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। टर्की की सेम प्रॉब्लम है, वो आगे इन्फ्लेशन से मारा हुआ है इस टाइम, वो भी पंगे ले रहा है, सऊदी से भी पंगे लेता है, वो भी एक गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है। तो टर्की को पता कि अगर मैं ठुक गया बीच में इस लड़ाई में, तो अमेरिका तो बैठा दूर, उसने तो जो भी करना है वेनेजुएला में, क्यूबा शुबा में करता रहेगा, तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। तो आप इसलिए आप देखेंगे टर्की नेटो का मेंबर होने के बावजूद उसने इंटेलिजेंस जानबूझ के ईरान को दी, और ईरान ने उनको वहां पे बॉर्डर पे ही चेप दिया। तो ये रियल पॉलिटिक होती है, जो जियो पॉलिटिक्स के भी ऊपर होती है, और जिसमें कोई प्यार मोहब्बत नाम की, जियो पॉलिटिक्स में एक फॉर्मेलिटी होती है, डिप्लोमेसी होती है, रियल पॉलिटिक्स में वो भी नहीं होती। सीधी सीधी बात होती है कि भाई ये है, मैं नेटो का मेंबर हूँ बट आई एम अगेंस्ट नेटो पॉलिसी ऑफ इन्वेडिंग ईरान, तो ईरान भाई तू ये कर ले, इनको संभाल ले। तो मेरा लिए एक गुड टिक लग गया कि मेरे को मत मारना, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। क्योंकि ईरान बर्बाद कर सकता है, जो उसके रेडियस में पूरा वेस्ट एशिया है वो मार सकता है। जी सर, क्योंकि दूसरी बात ये है, नेशन की बात छोड़िए, नेशन में लीडर्स हैं। अगर ईरान कुछ भी स्ट्राइक करता है, तेल का व्यापार रोक देता है सऊदी अरेबिया का, जो डैमेज होता है बहुत इजीली डैमेज है और उसको रिपेयर करने के बिलियन डॉलर्स कॉस्ट है और प्रोडक्शन रुक जाती है, या टर्की में कुछ करता है, तो जो पावर रूलिंग है उनको पता है हम भी 50-50, 30-30 साल से बैठे हैं, हमारे अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी जो हम डेमोक्रेसी में कहते हैं, बहुत इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं हम रिमूव हो जाएं। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बेशक ईरान की वजह से क्रिएट हो गई, तो क्या यूएस का तो कुछ जाएगा नहीं, स्टेबल होते होते हमारी गद्दी ना चली जाए, वो भी तो एक रियल थ्रेट है फॉर द लीडरशिप सेपरेट फ्रॉम द नेशन। और आपको पता है सऊदी अरेबिया का जो ऑयल फील्ड्स हैं, वहां के 85% पॉपुलेशन शिया है। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा है, जहां इसके तेल के कुएं हैं वहां शिया पॉपुलेशन है। और ये लोग जो हमारे वाले सेंटियो रखे ना कि हाँ रिजीम, देखो हम मानते हैं इस्लामिज्म जो फंडामेंटल बड़ा खराब है, जो भी है भाई उनका देश है ना, वो खुद निपटे, हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग ये नहीं समझते कि जो शाह सरकार थी पहले, उसने 65 में ओपनली पाकिस्तान को इक्विपमेंट, तेल और अपने जहाज तक दे दिए थे। और उसने कहा था ईरान को, पाकिस्तान को, कि अगर तेरे को जरूरत पड़ेगी तो अपने जहाज लेके ईरान में पार्क कर देना, जो कि ईरान बाद में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए प्लान किया था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि भारत अटैक करेगा, हम पूरे जहाज उठा के दूसरे देश में ले जाएंगे, तीसरी कंट्री पे अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये पुराने वाली शाह रजीम है जिसको आप बड़ा वेलकम करने के लिए बैठे हो। ये जो बंदा है खोमेनी, इसने जो भी उल्टा सीधा कर रहा है वो उसका है। इसने हमारे इस रीजन में शिया सुन्नी का एक बैलेंस बना रखा है, और इसने हमारे खिलाफ कोई काम किया नहीं। हमें ना थोड़ा सा, कोई अच्छी खूबसूरत सी लड़की अपना नकाब जला रही है तो उसको देख के हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे मत करा करे देशवासियों। वो जो लड़की का फोटो आया था सिगरेट पी रही थी, वो ईरान के अंदर नहीं थी, वो दूसरी जिसने शर्ट खोली और उसके ऊपर लिखा था वटेवर, वो भी यूरोप में थी। तुम खाम में भड़क रहे हो यहाँ पे। आपने देखा एक बात, मैं कई चीजें बोलनी नहीं चाहिए तो बोल देता हूँ मैं। कश्मीर के अंदर 40 साल तक शिया लोग जुलूस नहीं निकाल सके मुहर्रम का, जो उनके लिए एक कंपल्शन है, मैंडेटरी है ना। फिर वो 40 साल बाद एलजी साहब की सरकार आई, 2019 का जो हुआ, उसके बाद 40-45 साल के बाद पहली बार एक जुलूस निकला शियाज को, जो कि सुन्नीस ने निकलने दिया। कश्मीर इज डोमिनेटेड बाय सुन्नीस। जिस दिन ईरान पे अटैक हुआ, उस दिन आपने देखा कि कश्मीर में बहुत बड़ा जुलूस निकला शिया का। तो क्या आपको समझ नहीं आती कि कश्मीर में कैसे क्या बदल रहा है, कैसे बदली जाती हैं चीजें यार। फिर जियो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं लोग, फिर ट्विटर पे लग जाते हैं। कई चीजें सरकार पे छोड़ देनी चाहिए और हमें अपना फायदा देखना चाहिए, सीधी सी बात है। रियल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का वो नहीं है। तो सर, ये रीजन है है कि इसको रहना चाहिए। जी कर्नल साहब, मैं कश्मीर पे आना चाहूँगा, क्योंकि है क्या, जो इमेज थी बहुत पावरफुल इमेज थी कि एक महिला 2022 में एक महिला को मॉरल पुलिस ने पीट पीट के मार दिया था कि इम्प्रॉपर बुर्का पहनने के लिए। वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कहते हैं बुर्का इज अ चॉइस और कुछ फोर्स नहीं होता। और वो इमेज पावरफुल है, और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो वहाँ पे रिजीम कर रही है उसके अगेंस्ट नॉर्मल व्यक्ति जब सुनता है उसके एक्सेसेस, तो नॉर्मल व्यक्ति ह्यूमन राइट से सोचता है, नॉर्मल व्यक्ति फ्रीडम के बारे में सोचता है। और भारत में तो वैसे ही बहुत दरिया दिल लोग हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही सोच देते हैं इसके लेके, और जी वो सच है एक प्रकार।
but not human rights at the cost of your own nation's interest, at your cost of your Absolutely. own nation's right. ये डिस्टिंक्शन हमें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही नब्ज़ पे हाथ रखा आपने, बिल्कुल सही। आई एग्री विद यू। सर, जब कश्मीर में जब ये शिया जुलूस निकल रहा है, लद्दाख में भी मैंने सुना है कुछ प्रोटेस्ट्स हुए हैं, तो ये जो ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं, इसको आप इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट किस लेंस से देखते हैं? थोड़ा इसको डिकोड कीजिए कि ये 40 साल से दबे हुए थे, कुछ कितनी संख्या है, किस तरह, क्योंकि यूपी में बहुत बारी कहा जाता था कि शिया बीजेपी को वोट कर देते हैं, एक ऐसा कहा जाता है, मैं इसको बहुत स्ट्रांगली नहीं मानता हूँ, बट बहुत लोग इसको मानते थे। तो कश्मीर में, लद्दाख में आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या गेम प्ले आउट करने की पोटेंशियलिटी, अभी मैं गेम तो नहीं हुई, पोटेंशियलिटी शुरू हुई है? देखिए, जो लद्दाख में शियाज़ हैं ना, वो बड़े मैं इसको कहूँगा कि हार्डकोर शियाज़ हैं। कारगिल में एक शिया लड़का या लड़की आपके घर में काम करेगा, पूरा दिन रहेगा, आपके घर से पानी नहीं पिएगा। ये नहीं कि उनको नफ़रत है, वो उनका बिलीफ है कि बाहर खाना-पीना नहीं किसी और के घर में जो शिया ना हो। हाँ, आप उसको बिस्किट का पैकेज वाला दे दोगे तो खा ले लेगा, आपके घर से रोटी नहीं खाएगा। वो ऐसे ही है, शुरू से। क्योंकि बल्तिस्तान के जो शिया है ना, ये लद्दाख की जब एक प्रिंस था, जब उसने बल्तिस्तान को हराया, उसकी बेटी से फिर शादी करके आया था, उसके साथ एक पूरी बारात आई थी जो लेह में सेटल हो गई, और लेह के शिया वो हैं, बल्तिस्तानी हैं वो, जिनका तुर्तुक वगैरह में सारा कम्युनिटी। वो कुछ भी हैं, बड़े रिजिड हैं, अपनी लड़कियों को पर्दे में रखते हैं, जो भी है, लेकिन वो एंटी नेशनल नहीं है। उन्होंने कश्मीर का कभी साथ नहीं दिया कश्मीरी टेररिज्म में। विद इन कश्मीर जो शिया थे उनको टारगेट किया गया, बिकॉज जो विद इन कश्मीर जो लोग थे बंदूक लेके घूम रहे थे, उनकी मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी? पाकिस्तान। पाकिस्तान में शियाज को मुस्लिम नहीं माना जाता, तो ये कम्युनिटी दबी रही। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि मेरे को जब तो याद है, 11 साल मैंने तो खुद काटे हैं वहां, और उसके बाद भी मैंने हार्डली कोई एक आधा, बाय द वे किश्तवाड़ में एक हिंदू टेररिस्ट भी बन गया था इनके साथ, कश्मीर इनके साथ हिजबुल मुजाहिदीन में एक हिंदू टेररिस्ट बन गया था। तो ऐसा इक्का दुक्का केस छोड़ के शिया का हमने कुछ नहीं सोचा सुना, लेकिन उनको दबाया गया था, उनको अपने फेस्टिवल तक नहीं बनाए जा रहे थे। तो जब एक सोसाइटी में अगर आप 20% हो, रफली 20% काफी अच्छा तादाद होती है, तो अगर अपने फेस्टिवल बनाने की अगर आ जाते हो, अपने खुमैनी के लिए प्रोटेस्ट करना चाहते हो, तो एक सोसाइटी में बैलेंस दिखता है। पहले क्या था कि एक साइड चल रही थी, सुन्नी का जो हो गया फतवा हो गया, हुर्रियत ने जो बोल दिया बस चल पड़ा। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। सोसाइटी बैलेंस होनी चाहिए। हम चाहते हैं सोसाइटी में कश्मीरी पंडित भी कल आए, जो यहाँ के रीजनल रेजिडेंट हैं, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपने त्योहार बनाएं। एम तो यही है ना। आप देखो, आप कोई अगर ये बोले कि हम सारे कश्मीरियों को मार देंगे जो आ जाए, नहीं हो सकता ना। फैक्ट ये है कि जो है उसको हमने बैलेंस करना है। लोग कहते हैं हम डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, बाहर वाले लोग कश्मीर में कश्मीरी जमीन देते नहीं, दे भी देना, तो जब वहां पे पानी जमेगा ना पाइप में, और बाहर मुंह धोने के लिए और कुछ और धोने के लिए पानी नहीं बचेगा ना आपके पास, और बिजली कट जाएगी, तो मैं देखूंगा कितने लोग कश्मीर में रहते हैं। तो बड़ा आसान होता है कहना कि हम कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इट्स डिफिकल्ट। आपको चेंज अंदर से ही लाना पड़ेगा। और जो अंदर के जो नेटिव्स हैं, जो वहां के शिया हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और पंजाबी मुस्लिम भी हैं कश्मीर में, कुछ पठान भी हैं, तो आप इन सबको जब इम्पावर करोगे, लड़ाई करने के लिए नहीं, बट एक डिग्निफाइड लाइफ चूज करने के लिए, तो सोसाइटी एक बैलेंस होती है, जो दिख रहा है कश्मीर में। आज आप जाएंगे तो चेंज दिखता है। तो सोसाइटल चेंज जो है, जो खबरों में नहीं आता, जो न्यूज में नहीं आता, जो गवर्नमेंट क्लेम नहीं करती, बट हम वहां रहते हैं, आते जाते हैं, तो हमें पता है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इसको मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूँ इसको। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सच ए अप्रोच। और लॉन्ग रन में ये कश्मीर का और ओवरऑल अगर भारत में भी ऐसा बैलेंस बनता है, इज गोइंग टू बी गुड फॉर अस। आप इनको विश अवे नहीं कर सकते। नेट वेंट ऑफ बैक। सर, स्टारलिंक तो मैंने लेना नेट नहीं छोड़ है। के भाग गया मेरे को। सर, स्टारलिंक तो लेना नहीं है, तो इसी नेट पे जूझना पड़ेगा। और स्टारलिंक की कितनी जरूरत है? मैं यही बोल रहा हूँ कि तभी तो सर ये शिपमेंट इज गुड। जो जो जरूरत होती है चीज की, वही तो घातक बनती है। यही तो वर्ल्ड हिस्ट्री है कि जो जरूरत है आपकी चीज की, वही घातक बन जाती है। कन्वीनियंट है तभी तो लोग लेते हैं, तभी तो वो पेनिट्रेट। मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा था। एक टाइम पे ब्रिटिश जब ट्रेडिंग करने आए थे, बहुत सारे गुड्स की जरूरत थी। वो जरूरत आपको आदत डालती है, आदत आपको फिर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग होके फिर होती है। ये तो कोई भी वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी करे, चाहे वो ट्रेड की हो, इकोनॉमिक्स की हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, स्टारलिंक आज जरूरत है। मेरे वो ही चीज मुझे लगता है कल को बहुत बड़ी आफत बन सकती है, अगर हम अपनी नेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते। पर सर, मैं लद्दाख पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो शिया की बात कर रहे हैं, यही कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने एक चीज ट्वीट की थी अफगानिस्तान को लेके।
वो मैं पढ़ देता हूं ट्वीट, जहां पे बुरहानुद्दीन का ट्वीट है, नूर अहमद नूर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज चार्ज डी अफेयर्स ऑफ द अफगान एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। आप कह रहे हैं इस पे रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स फुल स्टॉप, प्रोवाइड मिलिट्री इक्विपमेंट फुल स्टॉप, साइन अ डिफेंस पैक्ट फुल स्टॉप, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर भारत? क्या वेट कर रहा है भारत और आप क्यों ये एडवोकेट कर रहे हैं? क्योंकि वही जो ईरान में लोगों को, और मैं जेन्युइन भी बोल रहा हूँ, लोगों को लगता है कि अरे एक ब्रूटल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रजीम के अगेंस्ट महिलाओं के प्रोटेस्ट है, तो आप खुल के क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसको? तो वो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट नहीं देख रहे, सपोर्ट कर दिया, कौन आएगा? 65 का आपने उदाहरण दिया, 71 में भी उन्होंने क्या किया। तो अफगानिस्तान से तो ये प्रॉब्लम लोगों की 5 गुना और भी ज्यादा है कंपेयर टू ईरान। तो इसको जरा पूरे ट्वीट को जो आप कहना चाह रहे हैं और उसके रीजनिंग जरा प्लीज लोगों को समझाइए। देखो रीजनिंग बड़ी सिंपल है, लाइक मैं कहा कि हालांकि इसमें प्यार मोहब्बत भी है। एक टाइम था 8th सेंचुरी में जब एक हिंदू शाही गवर्नमेंट मतलब रूल था काबुल तक। काबुल में हिंदू पठान होते थे। बाद में जब कन्वर्शन हुई और वो जब तुर्क अंदर आए तो ये उनको बोला गया काबुल शाही, हिंदू शाही हो गया काबुल शाही। और हिंदू शाही जो राजा थे वो चले गए पहाड़ों में, जो कि जिन्होंने हिमाचल की मंडी वगैरह में अपने राज्य स्थापित किए। तो एक हमारा एक सिविलाइजेशन लिंक है। हम जहाँ हम पले बड़े हैं जम्मू में, हमने पठानों को पठान मौलवी हमारे मोहल्ले में रहते थे, और हमने वो बचपन के गाने हैं, काबुली वाला मूवी बनी, हमारी चैप्टर था, तो एक लिंक वैसे ही है। बट मैं जैसे कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत को आप साइड पे छोड़ दीजिए। आप थ्रेट देखिए कहाँ से डेवलप हो रही है। थ्रेट आ रही है वेस्ट से, और वेस्ट में जो थ्रेट का सबसे स्पीयर हेड कर रहा है वो टर्की। अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था ना, उसका रीजन है, उसको कोई पाकिस्तान से या मुनीर से प्यार थोड़ी है। टर्की वाला ने सीरिया से चाइना और रशिया के पैर उखाड़ दिए, यूएस के बिहाफ से निकाल दिया, असाद को भगा दिया। आगे कौन सी कंट्री है? इराक, जिसमें सरकार है और नहीं है बराबर है। उसके आगे आया है ईरान। तो ईरान में जो रिजीम चेंज की जो गेम चली, जिसमें टर्की भी एक पार्टिसिपेंट था। देखो ईरान में दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ये है कि अब शाह वापस आ जाए, तो शाह वापस आएगा तो यूएस का पिट्ठू है, तो वो हमारे लिए कितना नुकसान करेगा आप समझ सकते हैं। जो यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ है तो उसका पिट्ठू तो करेगा ही। लेकिन और पॉसिबिलिटी क्या है कि यूएस का रिकॉर्ड है, जिस देश में ये गया रिजीम चेंज कराई वहां पे सिविल वॉर शुरू हो जाती है। लीबिया देख लीजिए, 90% आउट ऑफ कंट्रोल है और 10% में लीबिया की एक्चुअल गवर्नमेंट है। और जो इलीगल गवर्नमेंट है वहां मुनीर अपनी JF-17 बेचने गया था कुछ दिन पहले, वो तो खैर है ही बेवकूफ। तो आप ये देखिए कि अगर ईरान टूट गया और उसमें एक कुर्दिस्तान बन गया, एक अजरबैजान के साथ चला गया, एक बलूचिस्तान बन गया, और एक वो जो पर्शियन जो पॉपुलेशन वो बन गया, तो ये जो हवा आ रही है, गर्म हवा वेस्ट से आती आती पहुंची पाकिस्तान के बॉर्डर पे। पाकिस्तान के बॉर्डर पे मतलब अगर बलूचिस्तान बन गया तो पाकिस्तान भी टूट गया, तो सीधी वो हवा आएगी हमारे ऊपर। क्योंकि देखो आप एक स्लम के अंदर 5 स्टार जब बनाते हो ना, तो आप जितने मर्जी साउंड प्रूफ कर लो, सब रोक लो, स्लम के अंदर 5 स्टार अच्छा नहीं लगता। तो आपके इधर पूरी एक स्लम क्रिएट हो गई। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन है? अफगानिस्तान। और टर्की का जो अप्रोच है वो किधर पहुंचने की है? सिनकियांग, जहां पे यूगर्स के साथ सो कॉल्ड जुल्म हो रहा है, उनके रास्ते में खड़ा है अफगानिस्तान। तो अगर हमने उस आग को अपने घर से दूर रखना है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि अगर ISKP वाले अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लें आज, तो लोगों को तालिबान देवता लगना शुरू कर जाएगा। ISKP वो है जिन्होंने सीरिया में जो किया था ISIS, उसके मुकाबले में तालिबान बहुत अच्छी है। और हमारे लोग क्यों सेंटी होते हैं? 1971 का एक फोटो आता है जिसमें लड़कियां स्लीवलेस कपड़े पहन के काबुल में घूम रहे हैं। ओ भाई साहब, काबुल में तो ठीक था, बाकी गांव में क्या था पता आपको? ये टेंट कल्चर वहां से शुरू से है, बीवियों को पीटना शुरू से है। ओपियम का जो वहां पे फसल उगती थी अफीम की, तो क्या होता था कि जो बड़ा ट्रेडर था वो आपको पैसे देता था एडवांस में, फार्मर को, कि तूने मेरे को इतनी अफीम देनी है तो एडवांस पकड़ ले। जैसे हमारे सेफरन का होता है, सेब का होता है, सब हर जगह व्यापारी ऐसे करते हैं। अगर वो क्रॉप फेल हो जाती थी तो पैसे तो गए, तो फार्मर को अपनी बेटी देनी पड़ती थी। एक किताब है ओपियम ब्राइड्स, अब पढ़ो उसको। ये आज की बात नहीं है कि तालिबान ने शुरू किया, इनकी सोसाइटी ऐसी। तो मैं कहता हूँ यार, जो अपने घर में जो करे करे, हमें क्या मतलब है यार हमारे साथ। आज अगर इस हवा को रोकना है, अगर सिनकियांग तक पहुंच गई तो आप सराउंड हो गए। चाइना आपके वैसे दुश्मन, रिलाय कर नहीं सकते। अफगानिस्तान भी गिर गया अगर ISKP के हाथ में आ गया, जो कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है। और अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा और तालिबान मिलकर ISKP को पीट रहे हैं। लेकिन उनके नॉर्थ में ETIM है तुर्कमेनिस्तान की, वो घुसना चाहती है सिनकियांग में। तो आप उस आंख बंद करके सोचें कि ये सारे का सारा एरिया गिर जाए, फॉल कर जाए गवर्नमेंट, तो कहाँ आके रुकेगी आग? हमारे बॉर्डर पे, इंडस पे।
और वो फिर हमारे कश्मीर में भी आएगी, फिर हमारे पंजाब में भी आएगी, फिर हमारे राजस्थान में भी आएगी। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपना एक फ्लैंक को बचाएं। जो वहां पे लड़ रहा है, अपने लिए लड़ रहा, हमारे लिए नहीं लड़ रहा, उसको स्ट्रांग किया जाए। इधर हम कोशिश करें कि ईरान को हम, जब रशिया और चाइना सपोर्ट करता है तो हम भी धीरे धीरे जो भी कल को तेल खरीदना जो भी करना शुरू करें, तो आग को अपने घर से दूर रखें। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जी, पाकिस्तान को तालिबान के आने पे बहुत खुश हुआ था और सोचा था उसको डेप्थ मिल गई, वो चाय पीने जो गया था, जो कन्विक्ट हो गया है। तो अब पाकिस्तान को जब वहां से रिस्पांस नहीं मिला तालिबान से, और जितना इंडिया आ रहा है उनके दिल पे तो सांप लौटते होंगे कि भारत क्यों रिलेशनशिप कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर भारत से कोई रिश्ते ना हो तो पाकिस्तान के थोड़ा डिपेंडेंट हो ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कंपेयर टू अफगानिस्तान तो बेटर देश है, एक दो देशों से ही बेटर देश है, मतलब इन द सेंस ऑफ जीडीपी, इकोनॉमी, थोड़ी बहुत जो भी है उसकी। तो वो भारत के लिए तो वैसे भी कि वो एकदम पाकिस्तान के गोदी में ना बैठ जाए, तो अफगानिस्तान से रिश्ते रखने जरूरी हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान की जीडीपी और पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान की जीडीपी और अफगानिस्तान की करेंसी से नीचे है। हाँ, आप चेक कीजिए, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। जिस दिन फैज अहमद उसने जाके वहां पे चाय पी थी ना, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप लिंक डाल सकते हैं। मैंने उस आर्टिकल में लिखा था कि पाकिस्तान को खुश नहीं होना चाहिए। तो लोग नाच रहे थे रावलपिंडी की गलियों में, तो मैंने ढोल बजा के, तो मैंने कहा था ये रोएंगे, क्योंकि अफगान के बारे में आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि वो भूलता नहीं है। अफगान अपना इंसल्ट नहीं भूलता। जो तबाही अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान ने डॉलर्स कमाने के लिए करवाई, जीआर के, आपको पता काबुल एक बार बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया था, कैपिटल सिटी। इतनी वहां पे मुजाहिदीन की लड़ाई लड़ी आपस में इन्होंने रशिया के जाने के बाद, कि तब तालिबान को डालना पड़ा उनको कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो काबुल की जो बम्बार्डमेंट है, और मैं बात कर रहा हूँ 89-90 की, अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई घर नहीं बचा था वहां पे, सब तोड़ ताड़ दिया था। मतलब एक काबुल के 4 क्वार्टर्स में 4 मुजाहिदीन ग्रुप आपस में मोटर और आर्टी की फायरिंग करते थे सिटी के अंदर। तो वो तबाही हुई, तालिबान आया, फिर तालिबान चला गया, अमेरिका आया, तो अफगानी ये नहीं भूले कि उनकी दुर्दशा करने वाला जो लोग, और तालिबान जैसी खतरनाक हुकूमत उनके सिर पे डालने वाले लोग जो वो पाकिस्तानी थे। तो मैंने उस दिन आर्टिकल लिखा था कि वाई पाकिस्तान शुड बी ग्रीविंग इंस्टेड ऑफ डांसिंग। तो ये दिख रहा था क्लियर। तब लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे, देखो वहां तो चाय पी रहा है, वो तो हो गया, इमरान खान ने ये कहा, बिड़ियां तोड़ दी। मैं कहा तुम रुक जाओ थोड़े दिन, बिकॉज कई चीजें दिख जाती हैं। और एक आर्टिकल मैंने और लिखा था जीडीपी के बारे में। जब अफगानिस्तान बैंक फ्रीज कर दिए गए इस तालिबान आने के बाद, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, और अमेरिका ने कहा कि सिर्फ इन काइंड आप राशन बेच सकते हो और कुछ नहीं बेच सकते हो, तो उसके टाइम पे हमारे कुछ यूट्यूबर वहां पे गए बाइक से, मोटरसाइकिल पे घूमने। तो गरीबी बहुत है, लेकिन फ्रूट बड़ा अच्छा पैदा होता है अफगानिस्तान में। तो वहां जिस रेस्टोरेंट में वो गए, और मैं बात कर रहा हूँ आज से 3 साल पहले की, जिस रेस्टोरेंट में वो गए वहां लोगों ने हिंदू बोल के उनसे बिल नहीं लिया, हिंदुस्तानी बिल नहीं लेना। गरीब बंदा रोड के साइड पे सेब बेच रहा है, 2 किलो सेब शायद 60 रुपए की दी उसने, फर्स्ट क्लास काबुली सेब, उसने पैसे नहीं लिए। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि हमें सीखना चाहिए कि जिस दिन दुनिया आपके पीछे पड़ गई और आपको आइसोलेट कर गई, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए अपना अनाज खुद पैदा करके, खुद खा के अपनी मार्केट चलाने के लिए। तो वो 2 आर्टिकल का शेयर आपको, आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। और वो अब लग रहा है कि देखो ये, इसलिए अफगानिस्तान की जीडीपी और करेंसी पाकिस्तान से ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, उनका पाकिस्तान में कौन रूल करता है? वहां पाकिस्तानी में पंजाबी रूल करते हैं। अगर पाकिस्तानी पश्तून रूल कर रहे होते तो उनकी बन जाती। बलोच कर रहे होते, वो सारे साइड लाइन है उनका इलाका, ड्यूरन लाइन के आर्टिफिशियल लाइन में अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसको वो केपी के मानते हैं। तो ये अफगानिस्तान को सपोर्ट करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम उन पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि जो नुकसान वो कर सकते हैं। और आपने चीज देखी, जब उनकी पेंटें उतारी इन्होंने अफगानों ने अभी बॉर्डर पे, तो सोशल मीडिया को कैसे विन ओवर कर लिया अफगानों ने। हमसे नहीं हो पाया सिंदूर में, हमने उनकी वाट लगा दी, लेकिन हम कह नहीं पाए, हमसे ना बोला गया, हमसे गाना भी था, हमसे आया नहीं गया तुमसे ये। हमें अपना ढोल पीटना नहीं आया। हाँ, और अफगानों ने देखो कितना फर्स्ट क्लास सोशल मीडिया कैंपेन की, जहां बिजली नहीं होती टाइम पे, 8 घंटे बिजली आती है, तो भी वो सोशल मीडिया पे छा गए, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। तो जब आपके पास इतने अच्छे टूल्स हैं, आपका काम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, और सिविलाइजेशन कॉन्टेक्ट हमारा उनका कनेक्ट है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है।
सर एक कॉमन सेंस भी है, दूसरा जैसा ना प्रोपागेंडा भी। यूएस का मैंने देखा प्रेस सेक्रेटरी जो शेयर करती है कि हमने सोनिक वेपन्स डेवलप कर दिए हैं, इसलिए हमने उसको किडनैप कर लिया था। अब इसके दो पहलू हैं, मैं आपका इस पे भी जा रहा हूँ। एक पहलू तो ये है कि ये मास्टरफुल ब्लफ है कि आप क्यूबा को, कोलंबिया को डरा दो कि भैया यूएस ने कर दिया, जैसे उसने यूएसएसआर तोड़ने के लिए वो स्टार वॉर्स का पता नहीं क्या क्या प्रेसिडेंट रीगन ने कर दिया। सारे वर्ल्ड को लगा रहे भैया मर गए, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ देश। वो एक अलग ही थ्योरी है। दूसरा है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यूएस की वेपन्स जनरेशनली अबव हैं किसी और देश से, या सिर्फ ब्लफ के रूप में देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर से पहले किसी को पता था कि भारत के पास कैपेबिलिटी है कि नूर खान बेस की एसी की वेंट के अंदर से मिसाइल घुसा के $500 मिलियन का कंपाउंड उड़ा देगा? हर कोई अपना तैयारी करके रखता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन जिसको कहते हैं वो हर किसी के पास है। किसी के एडवांस स्टेज में, किसी का साइज बड़ा, किसी का छोटा है। कई चीजें जैसे लोग नहीं कहते देखो चाइनीज गन वहां गिर गई, चाइना कंबोडिया में चाइना फट गई, अभी पाकिस्तान एलसीपीएन की गन्स फट गई थी। तो मैं उनको पूछता हूँ चाइना का अपना सैटेलाइट कभी गिरते हुए देखा आपने? तो चाइना जो आपको बेच रहा है वो बेस्ट नहीं है, जो चाइना ने घर में छुपा के रखा है वो बेस्ट है। तो यूएस से पंगा अगर चाइना के साथ ही है ना, अभी हमारे साथ तो देखो ट्रेड का जो भी है, हमारे साथ कोई मिलिट्री पंगा तो नहीं, मैं एंटिसिपेट नहीं करता आज की डेट में। तो अगर यूएस, लोग कहते हैं G2 हो जाएगा, आधा यूएस रख लेगा दुनिया, आधा चाइना। चाइना कहता मैं G2 क्यों करूं भाई, मेरे को पूरी दुनिया चाहिए। तो उसको दिखाने के लिए उसने वेनेजुएला कर दिया, चाइना को बेसिकली चाइना को डैमेज किया ना वेनेजुएला में जाके। कल को क्यूबा में जाएगा, कोलंबिया में जाएगा, तो वो चाइना को ही थप्पड़ मार रहा है। और ईरान भी चाइना को ही डैमेज है प्राइमरी तो। बिल्कुल, ग्रीनलैंड, पनामा, ग्रीन। उसने खुद बोला है कि वहां चाइनीज एक्टिविटी हो रही है। तो आप उससे पंगा ले रहे हो। और चाइना की कैपेबिलिटी जो देखनी है ना आपने, वो आप पैसिफिक ओशन में जिस दिन अगर हमारी लाइफ टाइम में लड़ाई होगी, जो मुझे लगता है लाइफ टाइम के अभी होने वाले दिनों में हो जाएगी, 1-2 साल में, आपको सरप्राइजेस मिलेंगे पैसिफिक ओशन के अंदर, जिसके ओशन बेड पे चाइना ने क्या क्या कर रखा है किसी को पता नहीं। अमेरिका की एक सबमरीन 2 साल पहले यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी साउथ चाइना सी में, और कहा वो पत्थर से लग गई। भैया आपकी इतनी एडवांस सबमरीन, उसको पत्थर नजर नहीं आया? तो कहने की बातें हैं। ठीक है, और वेनेजुएला के लिए काफी अच्छा। तो हम लोग कहते हैं वेनेजुएला में इतना अच्छा किया, तो मैंने कहा हम तो शेख हसीना को उठा के लाए, हम कौन से काम है? सेम, देखो क्या फर्क है। डिफरेंट हम कॉन्टेक्स्ट भी में तो तो सर सेम बात ही है, हम भी उठा के लाए हैं। देखो, तो ऐसा थोड़ी है, हर किसी में कैपेबिलिटी होती है, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट की बात होती है। सर मैं अपने लास्ट रीजन में हम तो सर मैं जी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप बाहर खड़े हैं, यू बीइंग वेरी काइंड, मैं अब लास्ट लेना चाहता हूं आपके ही ट्वीट से, क्योंकि आप रीजंस पे आए थे, वो पहला पार्ट हमने कवर किया, रीजन जरूरी हैं ईरान को लेके। पहला, ईरान उतना वनरेबल नहीं है जितना 2024 में था। इजरायली एसेट्स इनसाइड ईरान न्यूट्रलाइज हो चुके हैं ग्रेट एक्सटेंट तक, क्योंकि वो आई प्रिज्यूम इससे आपका मतलब है ईरान को वार्निंग मिली थी तो उन्होंने क्लीन अप ऑपरेशन कर दिया पिछली बारी। या दूसरी, इसराइल का एयर डिफेंस वो बिफोर सीज फायर प्रिवेंट कर चुके, पेनिट्रेट कर चुके हैं, तो करेंगे। तीसरा, नेटो डिसरे में है और ये बेस्ट टाइम है। और चौथा, जो आप कह रहे हैं कि अगर मैं डेस्परेट हो गया तो मैं करूंगा, तो सर इसको एक एक पॉइंट को अगर मैं थोड़ा कर लूं कि इजरायली एसेट्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आपको लगता है सारे वाइप आउट या सब्सटैंशियली कॉम्प्रोमाइज कर लिए ईरान ने, या फिर इजरायली एसेट्स, दूसरा व्यू ये मानता है कि पूरा घुसे हुए हैं और वही पूरा रेबेलियन फर्मेंट कर रहे हैं वहां पे? दो कंप्लीटली डिफरेंट व्यूज आते हैं उस पर। देखिए, मैं आपको बड़े प्रोग्राम पे बोल चुका हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा ना, तो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 सेम नहीं होगा। अगर हम सेम चीज करेंगे तो दुश्मन भी तैयार है, ये कुछ और होगा। ईरान को सरप्राइज किया था इसराइल ने पिछली बार, कैसे इनके घर के अंदर ड्रोन बना के वहीं से उड़वा के और उनके जनरल्स को मारा और साइंटिस्ट को मारा। अब उसके बाद ईरान ने कोई 35 बंदे क्रेनों पे टांग दिए जो इनके वहां लोकल एसेट से, क्योंकि इजरायली एसेट क्रिएट कर सकता है। काम जो लास्ट वाला काम है ना, बटन दबाने वाला, वो लोकल ही ने करना है, बिकॉज इजरायली ईरान में आएगा तो पहचाना जाता है ना, वो सब जानते हैं। तो वो ईरान ने अपना सबक सीखा है। और मैं कह रहा हूँ ना, जो जो कंट्री 45 साल तक सैंक्शन में है ना, तो आप मान के चलिए कि उसके अंदर एक रिडंडेंसी आ जाती है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है। उसमें जितने बंदे उन्होंने टांगे हो सकता है 2-4 इनोसेंट ही हो, पर उन्होंने काफी सफाई कर दी। और जब आपको पता है कि आपके साथ ऐसे होने वाला, तो आप करते हो। तो मेरा अपना मानना है, क्योंकि इस बार जब प्रोटेस्ट हुए, आप देखिए दुनिया ने शोर मचाया, खमैनी गिरने वाला, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्फ्लेशन, आपसे बात भी हुई थी, इन्फ्लेशन पे हो रही थी। और बाद में ईरान ने जो वीडियो दिखाए हैं कल, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के एम्बेसडर्स को बुला के उन्होंने वीडियो दिखाया, जिसमें दिखाया गया कि प्रोटेस्ट के अंदर बंदे ही अपने आप को मार रहे हैं, राइटर्स राइटर्स को मार रहे हैं। कौन से राइटर्स? जो ईरान ने बताया था कि कुर्द वहां से आए, 3000 इनके अल्बेनिया से आए थे, MIA करके ऑर्गेनाइजेशन है।
तो उन्होंने सबूत, जो हमारे संभल में हुआ यूपी में, पठानों ने दूसरों को ठोका और हम पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा, फिर वीडियो आया, सारे चुप होकर बैठ गए। तो वो इनका काम चला नहीं, स्टारलिंक इनका जैम हो गया। तो ये दिखाता है कि जो इजरायली कैपेबिलिटी ईरान के अंदर है, क्योंकि 1 साल ही तो हुआ है ना, जून में हुआ, 6-7 महीने हुए हैं। आप रीबिल्ड करने में टाइम लगता है। तो मेरा ये मानना है कि इजराइल की कैपेबिलिटी कम हो रखी है। नाटो डिसरे में है। जब स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री को कहता है कि यार ग्रीनलैंड के बारे में बोलो, तो आप समझ सकते हो वो बस कह भी एक रहे ही आपका स्टेप। भी ट्वीट है इस पे जी, कि इन अ जॉ ड्रॉपिंग डिक्लेरेशन ग्रीनलैंड्स प्राइम मिनिस्टर नेल्सन अनाउंस्ड कि हमें चूज करना पड़ा बिटवीन यूएस एंड डेनमार्क, तो हम डेनमार्क चूज करते हैं, हम नेटो चूज करते हैं, हम किंगडम ऑफ डेनमार्क चूज करते हैं, हम ईयू चूज करते हैं। आपने इसमें मजे ले लिए और कहा कि गो टू पुतिन यू विल बी ओके। तो भाई हाँ ग्रीनलैंड को तो खोल के बोलना पड़ रहा है कि हमें यूएस के साथ नहीं जाना, क्योंकि मजाक नहीं है। अब ट्रंप क्या मजाक करता था, वो जैसे भारत में एक जोक चलता है ना, 8 बजे आके क्या बोल दें, जब नोटबंदी के बाद जोक चला, तो वो अब वहां पे चलता है कि भैया वो तो इंटरनल अफेयर्स चीज थी कि ये आके वहां पे क्या बोल दे और उसके बाद क्या कर दे, ये सरप्राइज को वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा। ट्रू। और उसको बचा कौन सकता है? क्या यूके बचा सकता है? 40 टैंक है उसके पास टोटल। जर्मनी और फ्रांस वाले प्रेसिडेंट को उसकी बीवी हो गर्लफ्रेंड ही मारती रहती है, वो बेचारा क्या बचाएगा? जर्मनी की इंडस्ट्री ठप है। मैं कल एक जर्मन इंडियन एनआरआई से मिला यहीं पे बुक फेयर में, मैं पूछ रहा था, मैं क्या हम बड़ा सुन रहे हैं, बता क्या था सर, सब ठप कर दिया, इंडस्ट्री खत्म है जर्मनी की। तो अगर ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क को या ईयू को या यूके को या पूरे यूरोप को लड़ना है, सपोज हाइपोथेटिकली, उनकी हेल्प कौन कर सकता है? वो है अंकल पुतिन। और यही रियल पॉलिटिक है, कब कहाँ पलटा लग जाए तो यही सर यूरोपियन। क्या 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 कैपेसिटी है ईरान और ग्रीनलैंड दोनों को जोड़ने, क्योंकि दो ही देश हम बात करते हैं, चाइना और रशिया की। आपने शुरुआत करी बोलते हुए कि चाइना किसी से नहीं लड़ता, उसके पीछे भी स्टोरी है। कई लोग बोलते हैं उसके जो पॉपुलेशन नंबर्स हैं बहुत इन्फ्लेटेड हैं, वो किसी और दिन आपसे डिस्कस करूंगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद उनके पास संख्या ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। बट क्या कैपेबिलिटी है? रशिया जो यूक्रेन में फंसा हुआ है, चाइना जो कुछ करता नहीं है ईरान में, और ईरान में बहुत बड़ी कॉस्ट है। अगर हम आज से 1 महीने बाद बात कर रहे हुए कि ईरान को यूएस ने शाह को बिठा दिया है, तो वो तो चाइना के लिए एक सिग्निफिकेंट डिफीट होगी। तो चाइना क्या कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है, या ग्रीनलैंड में रशिया? चाइना ग्रीनलैंड में चाइना इंटरफेयर नहीं कर सकता। रशिया डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। रशिया कैसे हेल्प कर सकता है? आज पूरा यूरोप जो है यूक्रेन को कह रहा है तुम रशिया से लड़ो, तुम नहीं लड़ोगे तो रशिया हमारे ऊपर अटैक करेगा। आप इसको पलटिए, यही यूरोप रशिया को कहे भैया तुम मेरे को बचाओ, तो पहली बात क्या है, यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। और रशिया की कैपेबिलिटी है कि यूरोप के हर इंच के ऊपर वो हिट कर सकता है मिसाइल्स के साथ। और जब वो कंट्रीज आपके साथ सपोर्ट करने लगी, जिसके पास 40 टैंक है आज यूके के पास, तो अगर रशिया को उसको 200 टैंक और देने पड़े कितना टाइम लगेगा? जब यूक्रेन साइड पे हो गया और आप बेताज बादशाह हो गए, बिकॉज यूरोप विदाउट नाटो इज जीरो, मिलिटरली जीरो। इंडस्ट्री उनकी ठप है। उनका टूरिज्म वाला जो है उसमें सारे जिहादी घुस गए हैं, वहां लोग टूरिज्म के लिए भी जाते हैं आजकल, फ्रांस में ये हाल है। तो यूरोप को डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं और हवा में कि कल को ट्रंप आ गया तो हम बोलेंगे सॉरी सॉरी हमने गलती से बोल दिया था, तो वो बात लग गया। बट अगर यूरोप मीन्स, जो यूरोप कह रहा है आज कि ग्रीनलैंड हमारी प्रायोरिटी है और हम ग्रीनलैंड के लिए खड़े हैं, तो यूरोप में खड़े होने की ताकत नहीं, टांगे कांप रही हैं। उनको चाहिए पीछे सहारा, जो चाइना ऑफ कोर्स नहीं देगा। रशिया है, अगर आप यूक्रेन की वॉर रुकवा दीजिए, रशिया उनको कवर दे देगा। आप बोलोगे नेक्स्ट क्या, वर्ल्ड वॉर पॉसिबल। पर यह भी हो सकता है कि अगर ऐसी कोई संधि हो जाती है तो अमेरिका फिर ग्रीनलैंड में घुसने की कोशिश ना करे, बिकॉज दूसरी लड़ाई साइड अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका के वहाँ पे लोगों को पता है, क्योंकि आपने बीच में एक बात बोली थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि अमेरिका जहाँ भी रिजीम चेंज की कोशिश करता है वहाँ सिविल वॉर होता है। और मेरा दिमाग में गया कि डिफरेंस क्या है। 15वीं सदी में राजे थे, तो वो 50-50 साल के लिए वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ बैठी हुई थी। तो जो नेटिव पॉपुलेशन थी जहाँ पे आप रिजीम चेंज कर रहे थे, उसको उम्मीद नहीं थी कि यूके अपना डिसीजन चेंज करेगा। यहाँ सबको पता है जनवरी 2029 में ट्रंप जा रहा है, नई गवर्नमेंट नई पॉलिसी लाएगी, तो 2 साल ही तो लड़ना है मोटा मोटा इफेक्टिवली। तो वो सिविल वॉर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उस दैट कॉन्टेक्स्ट में, कंपेयर टू 18th सेंचुरी, जहां पे जो अग्रेसिव पावर थी उसका राज तो 50 साल या 100 साल था सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। अमेरिका के इंटरनल हालात तो एक बात है, जो आपने दूसरी बात कही, एक ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आपस में बात कर रहे हैं कि ट्रंप ये ना कोशिश करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके बोले
2 बार लगातार प्रेसिडेंट आ सकता, तो मैं पिछली बार आया था, बीच में गैप आ गया था, अरे अब 2 बार लगातार। मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। देखो लीगली फिर मैं लीगल बात कर दूं, मेरे मतलब इट इज नॉर्मल वर्ल्ड में आप हंसोगे एज अ लॉयर कि ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है, बट अब हम नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी प्रो, उसने अपॉइंट किया था, किस तरह सुप्रीम कोर्ट भरा है यूएस का उसका पता है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली वॉर के दौरान वो इमरजेंसी पावर्स में इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी अजीब सी करनी चाहे, तो मेरा नहीं ख्याल यूएस के अंदर कोई केस गया है इस इशू को लेके। और जब केस जाता है तो किस तरह कोर्ट्स अंग्रेजी को इंटरप्रेट करते हैं, वो एक नया ही ऑमलेट निकलता है वहां से। तो वो खतरा भी है भाई जी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस टाइम तो मैं कह रहा हूँ जियोपॉलिटिक्स में प्रिडिक्ट करना ना अपने गर्दन को, अपनी रेपुटेशन को चाकू के ऊपर रखने वाली बात है, तो बहुत रिस्की है। बट विल कीप डिस्कसिंग, जैसे जैसे अनफोल्ड होता है, जो दिखता है तो विल टॉक अबाउट इट। रेडिकल थिंकिंग, मेरी थोड़ी रेडिकल थिंकिंग इसलिए रहती है कि मैं रेडिकली सोचता हूँ, पर मैं वो चीजें होते हुए देखता हूँ, तो सर मुझे आपने लगता है जो जो कि बोला कितनी चीजें हो गई जो कौन एक्सपेक्ट कर रहा था। तो लगता है कि ये ऐसे भी लोग सोचते हैं, तो ठीक है, लेट्स सी। हमारा तो थैंक कंट्रोल यू नहीं, हम देख ही सकते हैं ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस, थैंक यू अब सो ठंड लगी, मैं जाता हूँ अंदर। मच। आई होप यू हैव समथिंग वार्म एंड नाइस नाउ। नहीं, आई एम जस्ट वेयरिंग ए शर्ट, मेरे को सर्दी वैसे कम लगती है, पहाड़ी हूँ ना। तो हाँ, ये थोड़ा सा बाल कटवाने के बाद हो गया मेरे को, अदरवाइज सर आपने सारा हेयर अपने मूंछों पे ले आए, आप अपने बालों पे छोड़ा ही नहीं। नहीं नहीं, आप मेरे वैसे सारा हेयर हैं, मेरे हेयर हैं अच्छा है। ऊपर। मैंने, हाँ, मैंने कहा व्हाइट ग्रे है, फिर उसको कलर करो, उससे अच्छा कि गाय भी कर दो, सीधा डायरेक्ट सोलर बैटरी मोर चार्ज मोर होती है। अफवाजी स्टाइल, मोर कन्वीनियंट। लोग बेचारे गेयर या करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते या रहते हैं। एंड मस्ट बी मेंटेन करना, मोर कंफर्टेबल सर, मोर कंफर्टेबल मच दिस मोर वेज। कंफर्टेबल, मच मोर कंफर्टेबल। अगर मैं ग्रो करूं तो मेरा अबाउट 70% हेयर आर देयर। मैं, आई एम नॉट बाल्ड, सिर्फ आगे अच्छा से निकले हैं थोड़े से, बट वो हाँ, ग्रे हो रहे हैं। फिर हाँ, बीच में गैप आया हुआ है, तो वाई शुड हाँ। बी, जो रब ने दिया है, अच्छा ये सूट ठीक कर रहा है आपको, आपको ये है। जो स्टाइल है यही बहुत सूट कर रहा है। इट्स लुकिंग वेरी गुड सर। थैंक यू सो सर काइंड सो ऑफ मच यू, फॉर योर थैंक टाइम यू, सर। थैंक यू। थैंक यू।